ठीक है। तो प्रथम डॉक्टर रंजीत मानववादी कविता पुरस्कार में आपका स्वागत है। जो भी जुड़े हैं, इनवाइट तो मैंने काफियों को किया था, लेकिन आजकल सबको समय का एक अभाव रहता है, या मैनेजमेंट नहीं होती लोगों को, या प्राथमिकता का भी अपनी ये बात है। तो डॉक्टर रंजीत जी की हार्दिक इच्छा थी कि मानववादी साहित्य लिखा जाए, गद्य पद्य दोनों में। और क्योंकि खुद मुख्यतः कवि रहे हैं, वैसे गद्य में भी लेखन में भी इनकी पुस्तकें हैं, भगत सिंह के ऊपर ख्यालों की बिजलियां वगैरह। लेकिन मुख्य रूप से डॉक्टर रंजीत एक कवि हैं, और कवि भी मानववादी कवि। तो हर किसी का एक जिंदगी का एक सफर होता है, ये भी मार्क्सवाद से मानववाद की ओर इन्होंने कदम बढ़ाए हैं। और मुझे तो इनकी बहुत सारी कविताएं बड़ी पसंद हैं। तो आज ये बड़ा अच्छा मौका है, मौसम भी चंडीगढ़ में, तो मैं पार्क में बैठा हूँ सेक्टर 36 के। बहुत ही सुंदर वर्षा का एक ऋतु का ये मौसम है, चारों तरफ हरियाली है। तो इच्छा यही है कि मानववादी साहित्य लिखने वाले हों, पढ़ने वाले हों, ये लोकप्रिय एक विषय के रूप में उभरे, क्योंकि इसकी अपने पूरे भारत को जरूरत है। युवाओं को कहीं और भटका रखा है सरकारों ने, तो उसमें मानव केंद्रित सारे अपने प्रयास हों। तो पहले काफी व्यवधान पड़ गया है। मैं और भूमिका लंबी नहीं करना चाहता, तो इसमें डॉक्टर रंजीत जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो पुरस्कार की थोड़ी जानकारी दें, मोटा मोटा क्या सोच के उन्होंने ये शुरू किया है, और क्या क्या इसमें आप कवि महोदय को दे रहे हैं, और वो किस, क्योंकि हम ऑनलाइन है, फिजिकली हम इकट्ठे नहीं है, किस कैसे इन तक पहुंचेगा वो पुरस्कार या वो राशि। तो पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी 5 मिनट में, और साथ में एक दो अपनी कविता भी जो आप सुनाना चाहें, तो आप, डॉक्टर रंजीत जी का अब समय शुरू होता है। पिछले वर्ष मैंने तय किया था कि हर वर्ष मैं अपनी तरफ से डॉक्टर रंजीत मानववादी कविता पुरस्कार के रूप में 30,000 की राशि किसी युवा कवि को प्रदान करूंगा। आज का कार्यक्रम इसी की पहली कड़ी के रूप में प्रस्तुत है। कविता सुना सकते हैं। इस अवसर पर, क्योंकि मनोज जी चाहते हैं कि मैं भी अपनी कोई कविता प्रस्तुत करूं, तो मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कविता भी डॉक्टर मनोज द्वारा संपादित मानववादी मानववादी कविताएं में से संकलित है। कविता है: कोई पासी चमार ब्राह्मण है, कोई भिश्ती जुलाहा पठान है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान है। जातियों जातियों और धर्मों के इस बियाबान में मैं ढूंढ रहा हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो केवल इंसान हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो केवल इंसान हैं। तो इस प्रस्तावना के साथ मैं मनोज जी से कहूँगा कि इस क्रम को आगे बढ़ाएं। ठीक है, मैं पहले आपको रूबरू एक दूसरे को करा देता हूँ। अभी डॉक्टर रंजीत जी का जन्म 20 अगस्त 1937 को गांव कटार, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान में हुआ। मूलतः इनका परिवार जिला झेलम से है, जो आज पाकिस्तान में है। लेकिन इनके पिताजी कपड़े, दादाजी
कपड़े के व्यवसाय से संबंधित थे, तो भीलवाड़ा में ये विभाजन से पहले आके बस गए थे। आधा परिवार विभाजन के बाद आया था इनका। तो वहीं पर दौलतपुर एक गांव है पास में, वहीं प्रारंभिक शिक्षा हुई। और हिंदी में पहले साइंस इन्होंने ले ली थी, जैसे मेधावी बच्चों को दिला दी जाती है भारत में, लेकिन हिंदी साहित्य से इनको बड़ा प्रेम था, तो हिंदी में इन्होंने बाद में फिर एमए की और पीएचडी भी की इन्होंने। पीएचडी बाद में की, लेकिन 1959 में ये बीकानेर में डूंगर कॉलेज बीकानेर में, लेकिन मैं वहां से देख के बताता हूँ, अभी मैंने एक फोल्डर किया था। हाँ, 1959 में हिंदी प्रवक्ता बीकानेर में डूंगर कॉलेज है। फिर पाली में, उदयपुर में वन स्तरीय विद्यापीठ में भी अध्यापन कार्य किया। 1968 में राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री इन्होंने हासिल की। 1970 से रीडर अध्यक्ष हिंदी विभाग, जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदा। फिर 1992 से 1998 तक आरएमपी कॉलेज सीतापुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। तो बड़ा लंबा समय अध्यापन भी करते रहे। साथ ही ये फिर एक बार बांदा सम्मेलन कराया था प्रगतिशील साहित्यकारों का, तो उसमें मुझे याद है कि महादेवी वर्मा जी भी आई थी। तो डॉक्टर रंजीत को अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इतिहास का दर्द इनकी एक पुस्तक पे उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार, हिंदी की प्रगतिशील कविता, इस पुस्तक के ऊपर सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार 1971, जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे अपने वीवी गिरी, उनके हाथों दिया गया था। सितंबर 1973 में अल्मा आता सोवियत संघ में आयोजित 5वें अफ्रीकी एशियाई लेखक सम्मेलन में 16 अन्य भारतीय लेखकों के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा विशिष्ट साहित्यकार सम्मान 1984 में, बिहार राजभाषा विभाग का केदारनाथ मिश्र प्रभात पुरस्कार 1991 में, तथा भारतीय दलित साहित्य अकादमी का अति विशिष्ट गौतम बुद्ध सम्मान 1997 में। तो ये कुछ पुरस्कार डॉक्टर रंजीत को मिले। इसके अलावा 2018 में, अक्टूबर 2018 में मुझे याद है, बीकानेर में प्रथम उत्तर भारतीय नास्तिक सम्मेलन के आयोजक भी डॉक्टर रंजीत थे, और मुझे भी इसमें जाने का मौका मिला। पहली बार डॉक्टर रंजीत से प्रत्यक्ष मिलने का अवसर मिला। चंडीगढ़ से हम 2 साथी गए थे। तो मूलतः मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, लेकिन जो कम्युनिस्टों के जो अत्याचार हैं और तानाशाही है, और अपने ही लोगों को जो साइबेरिया भेज के उनको जैसे अपने काला पानी भेज देते थे अंग्रेज, तो उससे मोहभंग हुआ। और सोल्जेनित्सिन का गुलाग एक उनकी किताब है, वो पढ़ के इनका मार्क्सवाद से मोहभंग हुआ। फिर पूरी तरह से लोकतंत्र समर्थक, डेमोक्रेसी के हिमायती और मानववाद की तरफ उन्मुख हुए, और किसी परिचय के मोहताज नहीं हिंदी साहित्यकारों में। कविता कोश में और ई पुस्तकालय में इनकी पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो अरुण बेटे ने एक कविता डॉक्टर रंजीत के बारे में तैयार की थी। अरुण अनम्यूट कर लो अपने आप को। अरुण सुन नहीं रहे? चलो, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा अरुण से। डॉक्टर रंजीत की एक प्रसिद्ध कविता है जो मुझे बड़ी पसंद है, हो सारा संसार बराबर। तो बच्चा अरुण जी लाल आ जी गए सुनिए। आ जी। गए अरुण जी?
हाँ, नहीं आता हुए। सर टेक्निकल इशू करके, हाँ जी हाँ जी सर, टेक्निकल। हाँ बोलो, बोलो बेटे क्या कह रहे थे? टेक्निकली इशू है लगता है उनको, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल इशू हो जा रही है सर, बार बार ना आवाज आनी बंद हो जा रही है, कट हो जा रही है। तो कोई नहीं, आप एक जगह स्थिर मैं बैठिए अरुण ना, चल उमरीश क्यों रहे हो? चंडीगढ़ से। हाँ और हाँ सर मेरे को सुन पा रहे हो आप? हाँ, आवाज आ रही है। मैं अरुण उमरीश चंडीगढ़ से। और मैं डॉक्टर रंजीत जी की एक फेमस कविता है जो मुझे भी पसंद आई। अनिल पमी जी, स्वागत है आपका चंडीगढ़ से। दिल भैया नमस्कार। हाँ जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है हाँ अरुण जी, जी की तरफ से नेटवर्क इशू हो रहा है, तो वही कविता सर आप खुद सुना दीजिए। चलो अरुण अपने आप को म्यूट कर लो, मैं सुना देता हूँ कविता। अब सर थोड़ा स्टेबल हो पाए सर, तो ये बार बार सर बैक हो जा रहा है अपने आप ही। कोई अब बात एक बार नहीं, सर सब ट्राई करता हूँ सबको। सर मैं आपकी। हाँ इंसानियत का पैगाम। अब तो एक मजहब नया चलाना ही पड़ेगा, खुदा की जगह इंसान को बैठाना ही पड़ेगा। अब तो एक ठीक है। मजहब नया चलाना ही पड़ेगा, खुदा की जगह इंसान को बैठाना ही पड़ेगा। इंसान के लिए इंसानियत से ऊपर नहीं है कुछ भी, इंसान के लिए हम्म इंसानियत से बढ़कर नहीं है कुछ भी। हर इंसान तक यह पैगाम सुनाना ही पड़ेगा, हर इंसान को यह पैगाम सुनाना ही पड़ेगा। हम्म तोड़ते आए हैं सदियों से एक दूसरे की इबादत खाने, तोड़ते आए हम्म हैं सदियों से एक दूसरे के इबादत खाने। अब इबादत की इस बुरी आदत को मिटाना ही पड़ेगा। किसी हम्म ईश्वर के नाम पर मारते मरते रहे सदियों से, किसी ईश्वर के नाम पर मारते मरते रहे सदियों से, भयजनित इस भ्रम को अब मन से हटाना ही पड़ेगा। वाह। भगवान के भय से सिखाते रहे ये नैतिकता हमें, भगवान के भय से हम्म सिखाते रहे ये नैतिकता हमें। निडर विवेक को अब नीति का आधार बनाना ही पड़ेगा। हम्म इतना गिराया है इंसान को इन कठ धर्मियों ने, इतना गिराया है इंसान को इन कठ धर्मियों ने, अब इन्हें धर्म का सही मतलब बताना ही पड़ेगा। आखिरी पंक्तियां हैं। यह ठीक है कि कोई भी इंसान अभी संपूर्ण नहीं, यह ठीक है कि कोई भी इंसान अभी संपूर्ण सर नहीं। बैक हो जा रहा है, पर जैसे मैं कोशिश कर। कोई नहीं, मैं आपकी कविता को पूरा कर रहा हूँ। पर इंसानियत का आदर्श तो सामने लाना ही पड़ेगा, अब तो एक धर्म नया चलाना ही पड़ेगा, खुदा की जगह इंसान को बिठाना ही पड़ेगा। तो मानववाद यही कहता है कि हम ईश्वर केंद्रित ना होकर मानव केंद्रित बने। इसलिए हम नास्तिक होते हुए भी नास्तिकों से थोड़ा सा अलग हैं, क्योंकि हम इस झमेले में पढ़ना नहीं चाहते। पड़ेगा। ईश्वर है नहीं है, निराकार है साकार है, मुसलमानों का ईश्वर ठीक है, हिंदुओं का ईश्वर। तो ये एक दार्शनिक बहस का एक विषय है। इसको दार्शनिक लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके नाम पे एक दूसरे का सिर फोड़ने की क्या जरूरत है? मंदिर मस्जिद सब ईंट गारे से बने हुए हैं और सब मजदूरों के हाथों से बनते हैं। तो जिसका घर भी हमें ही बनाना पड़ता है, वो हमारा क्या जीवन संवारेगा? वैसे भी मतलब हम ईश्वर विरोधी ना नहीं है, मानव समर्थक हैं, मानव केंद्रित ये विचारधारा है। तो डॉक्टर रंजीत जी की कविता इंसानियत का पैगाम अरुण ह्यूमनिस्ट ने सुनाई, बहुत ही अच्छे स्वर में। तकनीकी दिक्कत है, नहीं तो ये बहुत अच्छा हमारा बच्चा है और ये बड़ा अच्छा मानववादी लीडर बनेगा बड़ा होके। एक कविता है मुझे बड़ी पसंद है, हो सारा संसार बराबर। डॉक्टर रंजीत जी चंडीगढ़ कई बार आए हैं, हमने उनके मुखारविंद से कविता कई बार सुनी हुई है। आर बराबर पार बराबर, हो सारा संसार बराबर। हालांकि ये संभव नहीं है सभी कुछ बराबरी, लेकिन ये कवि तो कह ही सकता अपनी कविता में। उस आदर्श के कितना नजदीक हम जाएं, ये तो हम कोशिश कर ही सकते हैं। आर बिल्कुल। बराबर पार बराबर, हो सारा संसार बराबर,
कर दो मालिक सबको यार बराबर, मालिक और मजूर बराबर, बामन और चमार बराबर, एक एक को 10-10 बंगले, एक एक को 10-10 बंगले, यह अन्याय अपार बराबर, रोटी कपड़ा घर इलाज पर, रोटी कपड़ा घर इलाज पर, सबका हो अधिकार बराबर, 5 उंगलियां नहीं एक सी। अब कई लोग तर्क देते हैं, 5 उंगलियां नहीं एक सी, बात तुम्हारी यार बराबर। अब डॉक्टर रंजीत इस पे अपना तर्क के ऊपर तर्क देते हैं। कई लोग कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं है, 5 उंगलियां नहीं एक सी, बात तुम्हारी यार बराबर, दुगनी नहीं पर कोई किसी से, यह अंतर स्वीकार बराबर। बहुत सुंदर, बहुत कोई बेहतरीन। कोई उंगली दुगनी तो नहीं है, यहाँ तो 100 गुना का अंतर पड़ा हुआ है। सही। लाख लाख करोड़ गुना अंतर ही है, लाख करोड़ गुना अंतर ही है, यस जुर्म सर। जबर अतिचार बराबर, धन धरती पानी बढ़ जाए, धन धरती पानी बढ़ जाए, यंत्र तंत्र औजार बराबर, उत्पादन के हर साधन पर, उत्पादन के हर साधन पर श्रम कर का अधिकार बराबर, कुदरत बराबरी की हामी, कुदरत बराबरी की हामी, उसका है व्यवहार बराबर। अब कवि के उदाहरण है ये, जो हमें आम आदमी को भी दिखते हैं। कुदरत बराबरी की हामी, उसका है व्यवहार बराबर, फूल फूल तितली तितली में, सममिति का विस्तार बराबर। सारे एक वैरायटी की तितली, सारी एक जैसी लगेंगी आपको। कुछ लोगों के छल बल का फल, कुछ लोगों के छल बल का फल, विषम विरल संसार सरासर, इसे बनाना ही होगा अब एक वैश्विक परिवार बराबर। जरा रोग पीड़ित अशक्त जन, जरा कहते बुढ़ापा, जरा रोग पीड़ित अशक्त जन, मिले सभी को प्यार बराबर, आस्तिक नास्तिक एलजीबीटी, आस्तिक नास्तिक एलजीबीटी, सबके हों अधिकार बराबर। सब, आखिरी पंक्तियां हैं, सबके लिए बने यह पृथ्वी, सुख सुविधा आगार बराबर, सबके लिए बने यह पृथ्वी, सुख सुविधा आगार बराबर, आर बराबर पार बराबर, हो सारा संसार बराबर। अब मैं डॉक्टर रंजीत से विनती करूंगा कि ये वाह, पुरस्कार की बहुत घोषणा करें। पुरस्कार की घोषणा के बाद फिर मैं बच्चालाल जी का थोड़ा संक्षिप्त परिचय पढ़ूंगा, एक दो इनकी कविताओं का पाठ करूंगा। पिछले वर्ष ये मैंने ये तय किया था, आप बोल चुके हैं, अब आप अनाउंस करिए प्रोग्राम। अनाउंस ये नहीं तो इन्होंने कहा ना, हाँ, तो बच्चालाल जी का कि किनको पुरस्कार दिया जा रहा है ये बोलिए। ये कह रही है कि बच्चा लाल जी को जो पुरस्कार दिया जा रहा है उसकी घोषणा करें। हाँ, वही करिए। जो है भाई, ये आप बोल चुके हैं, ये काम बोल, शुरू में बोल चुके ये मैंने घोषित कर दिया है क्या? 30,000 की वार्षिक राशि हाँ। तो ठीक है, मैं ध्यान में से निकल गया। तो अब बच्चा लाल हैं। आप और ये नेश यह जी कहिए से कि आप क्यों पुरस्कार क्यों चुना आपने इनकी पुस्तक, और इस बारे में बोलिए। पुस्तक चुनी है हाँ। आपने, उसके बारे में बोलिए। तो इस वर्ष हमने या कह दीजिए चयन समिति ने ये तय किया है कि श्री बच्चालाल उन्मेष जी की काव्य संग्रह कौन जात हो भाई को ये 30,000 की वार्षिक, ये मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, एक मिनट। ये संग्रह चयन समिति ने तय किया है। ये पहला पुरस्कार है जो इस वर्ष जो दिया जा रहा है। अब मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा कि इस क्रम को आगे बढ़ाएं। मैं चाहता हूं सभी करतल ध्वनि से एक बार इस घोषणा का स्वागत करें। शुक्रिया सर। बहुत बढ़िया ठीक है, जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम भौतिक रूप से साथ नहीं हैं, लेकिन हम, हमारे दिल एक हैं, और हम बच्चालाल उन्मेष जी को बधाई देते हैं। बल्कि आप, बहुत बहुत बधाई हो आपने, बच्चालाल उन्मेष जी को। शुक्रिया अरुण भाई। आपकी कविताएं मैंने
स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाई है सिलेबस से बाहर होके, और प्रखर एक जो दर्द है ना, एक जो पीड़ित समाज का सदियों से, वो झलकता है। थोड़ा मैं अब बच्चालाल उन्मेष जी के बारे में जितना मुझे पता है वो थोड़ा आपको बताने का कोशिश करता हूँ। 1994 में जन्मे बच्चालाल जी भदोही, ये बनारस के पास पड़ता है, भदोही उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सहायक अध्यापक गवर्नमेंट स्कूल में हैं। और आप इंटरनेट पर अगर सर्च करोगे यूट्यूब पर तो उनकी बहुत सारी कविताएं मिल जाती हैं। उसमें से 3 कविताएं हमने अपनी इस मानववादी गीत और कविताएं ये पुस्तक में भी शामिल की हैं। और ये बल्कि हमारा अपना सम्मान है कि इतने प्रसिद्ध, इतने एक क्या कहेंगे उसको, विद्वत मंडली से बाहर एक आम आदमी का कवि, उसकी कविताएं मैंने पहले इनसे मंजूरी ले ली थी, तो इन्होंने बड़ा सहर्ष अनुमति दी थी और आज पुरस्कार की घोषणा हो रही है। तो ये एक जो जुड़ाव हमारा बन गया है, तो मैं तो खुद अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली, लक्की समझ रहा हूँ। धार्मिक भाग्य को हम मानते नहीं, मैं वैसे अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए कह रहा हूँ। तो मतलब मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि मैं भी कुछ माध्यम इसमें बना हूँ। तो ये डॉक्टर रंजीत जी की भी अनुकंपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका स्नेह है, जो वो मुझे इस लायक समझते हैं। तो अब डॉक्टर बच्चालाल जी की मैं 2-4 जो सबसे अच्छी कविता मुझे लगती है, वैसे इसमें भी थोड़ा सा, अब किसको मैं सबसे अच्छी कहूँ। एक तो कवि की जितनी सबसे छोटी कविताएं होती हैं वो उतनी उम्दा होती हैं। डॉक्टर रंजीत जी की भी ऐसी छोटी छोटी कविताएं हैं, बहुत ही प्यारी। तो बच्चालाल जी की एक कविता है गंगा जल। ये अनिल पम्मी जी भी बैठे हैं चंडीगढ़ से, ये देखना कहाँ पे कटाक्ष जाएगा। एक एक पंक्ति आपने ध्यान से सुननी है। लाओ गंगा जल को छूकर अपवित्र कर दूं, मतलब गंगा जल से लोग अपने घर को पवित्र करते हैं। कवि कहता है कि लाओ गंगा जल को छूकर अपवित्र कर दूं, तुमने ही तो बख्शी हैं शक्तियां मजबूत और टिकाऊ। क्योंकि दलित ने तो अपने आप को अस्पृश्य घोषित नहीं किया है, ये तो उन्होंने किया है। तुमने ही तो बख्शी हैं शक्तियां मजबूत और टिकाऊ, गंगा से कहीं ज्यादा कड़क, छू लूं तो गंगा भी गंगा नहाए। क्या बात है। छू लूं छू लूं तो गंगा भी गंगा नहाए, और तुम्हारे दैविक मंत्र भी उसके काम न आए, जैसे नहीं काम आए हमारे। तो एक पीड़ित जन की आवाज है, पूरे वर्ग की आवाज है, जो लाखों करोड़ों की संख्या में सदियों से दबाया गया है। तो हम मानववादी पूरा जोरदार तरीके से आपकी एक एक कविता की एक एक पंक्ति से सहमति व्यक्त करते हुए आपकी आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं। एक और कविता है इंसान बन, बहुत सुंदर कविता है। मूर्ति नहीं जान बन, मूर्ति तो पत्थर की लकड़ी की होती है, बेजान होती है। मूर्ति नहीं जान बन, भगवान नहीं इंसान बन, धर्म की दीवार से अच्छा किसी की छत मकान बन। वाह। किसी के कुछ काम तो आओ आप। छत मकान का मतलब है छत आपको आश्रय देती है, बरसात से बचाती है, धूप से, तो आप किसी के सहारा बनो। धर्म की दीवार से अच्छा, दीवार तो बांटती है ना, बीच में दीवार खिंच गई तो खैर व्याख्या नहीं करेंगे इसकी, मैं फिर कविता का वो है ना आनंद खत्म हो जाता है। धर्म की दीवार से अच्छा किसी की छत मकान बन, जाति तोड़ रिश्ते जोड़, जाति तोड़ रिश्ते जोड़, एक ही खानदान बन। वैसे हम हैं एक ही खानदान, हम सारे अफ्रीका से निकले हैं, होमोसेपियंस हैं। तो वो तो भूगोल के अनुसार सूर्य की धूप के हिसाब से हम गोरे काले सांवले हो गए। फिर भी वो जो हमारी जो पहचान है जो हम भूल गए हैं, उसको कवि याद दिलाता है कि एक ही खानदान बन। सामान्य में महानता है, महान नहीं सामान्य बन। क्या सामान्य में महानता है, महान नहीं सामान्य बन। द्रोण के हाथ का, द्रोणाचार्य की बात हो रही है, जिसके नाम पे अभी भी अपने देश में पुरस्कार घोषित किया जाता है, एक कलंक की बात है। द्रोण के हाथ का अब न तू सामान बन, एकलव्य अंगूठा चूमकर
फिर से तीर कमान बन। भूदेव न बन, भूदेव यहाँ शायद जमींदार को कहा गया है, तो खुद खेती नहीं करता। भूदेव न बन, श्रम की खा, जब भी बन किसान बन। भूदेव न बन, श्रम की खा, जब भी बन किसान बन। जंग लगे तलवारों में, इतना गहरा म्यान बन। हम मानववादी युद्ध विरोधी भी होते हैं, तो शांति समर्थक होते हैं। जंग लगे तलवारों में, इतना गहरा म्यान बन। नेकी करके भूल जा, नेकी करके भूल जा, इतना तो अनजान बन। मतलब उसको याद नहीं रखना चाहिए हमने कि मैंने ऐसे ऐसे कोई अच्छा, उससे भी अहंकार पैदा होता है। आखिरी पंक्ति है बहुत ही कमाल की, सभी ध्यान देंगे। हिंदू बन न मुसलमान बन, हिंदू बन न मुसलमान बन, बस सीधे इंसान बन, बस सीधे इंसान बन। तो मैं इस मौके का, बहुत शानदार जी, बहुत ज्यादा शानदार। हाँ बहुत हाँ, बहुत बढ़िया। मेरी आवाज सबको साफ सुनाई दे रही है ना? जी हाँ, हाँ। जी हाँ। जी सर। हाँ, मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए, एक और कविता है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कविता है, अपनी समाज की वास्तविकता को उजागर करती हुई। कौन जात हो भाई। और शायद इसी इसी पुस्तक पे पुरस्कार भी मिला है, तो ये कविता इसका अपना अधिकार भी रखती है। कौन जात हो भाई, दलित हैं साहब। कविता में समाज शैली कवि ने प्रस्तुत की है। कौन जात हो भाई, दलित हैं साहब। नहीं मतलब किस में आते हो। फिर दलित जवाब देता है, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या क्या खाते हो भाई, जो एक दलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो। आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ, और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई, जो एक दलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो। छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, और नंगी आंखों से देखा गया सारा भ्रम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या क्या मिला है भाई, जो एक दलित को मिलता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या मिला है। जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी। क्योंकि जिसको कूड़े वाला कहते हैं, दरअसल वो सफाई वाला है। कूड़ा हम फैलाते हैं, हमने सफाई वाला कहना चाहिए उनको। और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में। आखिरी चरण है कविता का। क्या किया है भाई, जो एक दलित करता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या किया है। 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया, और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया, मतलब इनको छोटा काम समझते हैं। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया ना साहब, पर आपके चुनाव में। तो एक बार फिर से जय घोष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मंच आपका है बच्चालाल उन्मेष जी, आप हमसे अपने विचार साझा करें। मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत बता पाया, कोई अनछुए पहलू जो मेरे से छूट गए हों, या आप जो भी बताना चाहें इस मौके पर। हमारे ह्यूमैनिस्ट स्टडी सेंटर चंडीगढ़ के बच्चे भी आपको देख रहे हैं, तो ये 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे हैं। और बच्चों सब ठीक हो। तो ये नई पीढ़ी को और हम सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे। ये अभी आपके पास खुला समय है, 10-15 मिनट जितना भी आप बोलना चाहें।